हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए हम आज पढ़ने वाले हम जम्मू कश्मीर के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे में कौन कौन होगा, बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम होने वाला है, बिहार पुलिस का आने वाला है वैकेंसी जो आने आ गया है, और बीपीएससी टीचर, जितना भी एग्ज़ाम है ना, सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2। आप लोग ज़रूर देखिए, और वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों। ठीक है, चलिए क्या बोला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर क्या है, यहाँ की जनता मुस्लिम थी। जम्मू कश्मीर यहाँ की जनता क्या थी, मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह क्या था, हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक थे। क्या था दोस्तों, जम्मू कश्मीर की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा क्या था, हिंदू हरि सिंह, मतलब कौन शासक था, डोगरा शासक थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे ना ही पाकिस्तान में रहेंगे। क्या कहा उन्होंने, जो हिंदू वहाँ का जो डोगरा शासक कौन था, हरि सिंह जो था, हरि सिंह ने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनवाएंगे। क्या बोला है, हम स्वतंत्र देश बनवाएंगे। ठीक है, तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया था। ठीक है दोस्तों, तब तक क्या क्या पाकिस्तान ने आतंकवादियों को क्या क्या घुसपैठ करा दिया। ठीक है, जब जब हरि सिंह को लगा कि अब नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आया, नेहरू के पास आए, और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को, कब दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग, क्या हुआ दोस्तों, भारत का अंग, एक मिनट दोस्तों, चलिए देखते आगे हम क्या बोला, क्या है, 26 अक्टूबर 1947 को जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बना लिया। किसे बना लिया दोस्तों, जम्मू कश्मीर का। कब बना लिया भारत का अंग, 26 अक्टूबर 1947 को। इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। क्या क्या, इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर क्या क्या, एक भारत का निर्माण हुआ। इस भारत को 4 राज्य, जिसमें क्या आता है, 4 राज्य, मतलब ABCD में बांटा गया दोस्तों। इस भारत को कितने राज्य में बांटा गया, 4 राज्य में। कौन कौन था, A B C और D था। ठीक है, चलिए और हम आगे देखते हैं। जैसे एक में क्या था, तो ये देखते हैं हम। ए क्या बोल रहा था, ए मतलब क्या था, ब्रिटिश, ब्रिटिश प्रोविंस, मतलब वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था दोस्तों। क्या था, ए में क्या था, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, दो में क्या बोल रहा है, बी पेनिनसुली स्टेट, मतलब क्या था, पेनिनसुली स्टेट, वह राज्य जहाँ देशी रियासतों का शासन था। वो कितना था दोस्तों, 9 गो। ब्रिटिश में कितना था, 9 गो, कितना हो गया, 18 गो। ठीक है, बी बी में ए बोल रहा है, और सी देखते हैं, सी क्या, 3 में क्या है, सी है। ठीक है, चलिए 3 में देखते हैं, 3 देखते हैं हम। तीसरा दोस्तों, तीसरा में क्या है, सी, सी क्या बोल रहा है, कमिश्नरी, कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेजों केवल उसी शहर पर कब्जा किए थे, वो कितना था दोस्तों, 10 गो। इसमें कितना थी शहर था, 10 गो। किस कमिश्नरी, कमिश्नरी जिसको बोलते हैं, वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उसी शहर को क्या कहते हैं, कब्जा किए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम चौथा देखते हैं। चौथा में क्या बोला है, डी, डी में कौन था, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। डी में क्या था दोस्तों, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। कितना थे, एगो था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। आगे में दोस्तों क्या बोल रहा है मेरा, आगे बोला एस के धर कमेटी। ठीक है, एस के धर कमेटी, एस के धर कमेटी क्या है, देख रहे हैं, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया दोस्तों। कब किया गया था, एस के धर कमेटी जो है ना, भाषाई आधार पर, क्या, भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया दोस्तों। कब किया गया एस के धर आयोग का गठन, 1948 में किया गया। ठीक है, किंतु इसे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया दोस्तों। किंतु उन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पर क्या किया, राज्यों का विरोध किया दोस्तों। ठीक है, कौन किया विरोध, एस के धर कमेटी ने विरोध किया है। चलिए दोस्तों, पेन थोड़ा नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। क्या बोला है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया है। इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए दोस्तों। क्या बोला है, एस के धर कमेटी ने क्या बोला है, कि इन्होंने कहा कि राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर के प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और हम आगे देखते हैं।
आगे में क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे बोल रहा है 2, क्या बोल रहा है जेबीपी, क्या बोल रहा है जेबीपी जवाहरलाल नेहरू पट्टाभी सीतारमैया, मतलब क्या हुआ दोस्तों, जेबीपी समिति क्या बोला, जवाहरलाल नेहरू पट्टाभी सीतारमैया सरदार पटेल, ठीक है। तो इन्होंने भी भाषा आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया दोस्तों। उन्होंने क्या किया है, भाषा आधार पर राज्यों को क्या किया, गठन का विरोध किया। इन्होंने भी कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर ही होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा, जेपीपी समिति क्या बोला है, जवाहरलाल नेहरू पट्टाभी सीतारमैया सरदार पटेल ने कहा, इन्होंने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया दोस्तों। क्या बोला, इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, आगे में क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग करते हुए पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया दोस्तों। क्या क्या, 1952 में तेलुगु भाषा के लिए 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद जिसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। कितने दिन के बाद में, 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद में मृत्यु हो गया। किसका हो गया था, पेट्टू श्रीरामुलु को, ठीक है। कब, 1952 में दोस्तों, ठीक है। किस भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए। किस भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए, ठीक है। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया दोस्तों। क्या हुआ, जनता का विरोध बढ़ गया। तो 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया दोस्तों। कब किया गया, 1 अक्टूबर 1953, इसी याद रखिएगा डेट को दोस्तों, ठीक है। क्या बोल रहा है, 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का परिणाम स्वरूप क्या गया दोस्तों, गठन किया गया है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, आगे में जो है, तब तक मेरा चैनल को कैसा लग रहा है दोस्तों, पढ़ के अगर अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, गया अंतर यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना दोस्तों। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना दोस्तों, आंध्र प्रदेश बना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, फजल अली आयोग दोस्तों। क्या बोल रहा है आगे में, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग क्या है दोस्तों, क्या देखते हैं। बोला भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली का आयोग का गठन किया गया दोस्तों। क्या बोल रहा है, पहले बोलेगा फजल आयोग क्या है, तो बोलेगा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया दोस्तों। किसने दिया, कब दिया है, 1956 में रिपोर्ट दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया दोस्तों। क्या क्या, फजल अली आयोग जो है ना, भाषाई आधार पर कौन राज्य में कौन भाषाई होगा उसके आधार पर राज्य बनने के लिए कानूनी मान्यता दे दिया, ठीक है। इसी आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ, ठीक है दोस्तों। इसी आयोग का फलस्वरूप जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दोस्तों, ठीक है। क्या बोला, इसको याद रखिएगा, कौन संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। कौन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद में क्या किया, ABCD में जो 4 राज्य था उसके रद्द करके भाषाई आधार पर राज्य का तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे में मेरा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आगे बोल रहा है 15वां राज्य दोस्तों कौन बना है, गुजरात तथा महाराष्ट्र कब बना है, 1960 में। इसको आप लोग भी याद रखिएगा। 15वां राज्य कौन बना है दोस्तों, गुजरात तथा महाराष्ट्र बना है। कब बना है, 1960 में बना है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 16वां राज्य दोस्तों, 16वां राज्य कौन बना है, नागालैंड। 16वां राज्य कौन बना है दोस्तों, नागालैंड। कब बना है, 1963 में बना है दोस्तों, ठीक है। 16वां राज्य कौन बना है, नागालैंड। कब बना है, 1963 में। 17वां राज्य दोस्तों, 17वां राज्य कौन बना है दोस्तों, हरियाणा। कौन बना है, हरियाणा। कब बना है, 1966 में बना है दोस्तों। कब बना, 1966 में, ठीक है। 18वां राज्य जो है, 18वां राज्य कौन बना है दोस्तों, 18वां राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कब बना है, 1971 में। 18वां राज्य कौन बना है, हिमाचल प्रदेश, 1971 में। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय कब बना है दोस्तों, 1972 में राज्य बना है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय कब बना है, 1972 में। सॉरी दोस्तों, कब बना, 1972 में बना है, ठीक है। आप लोग याद रखिए, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय कब बना है, 1972 में बना है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं सिक्किम जो है दोस्तों, सिक्किम कब बना है, 1973 में बना है दोस्तों, ठीक है। इसको भी याद रखना, सिक्किम राज्य कब बना, 1973 में, ठीक है।
देखते हैं अब अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा कब बना है दोस्तों? राज्य कब बना है? 1987 में। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा कब बना है राज्य? 1987 में बना है दोस्तों, ठीक है। चलिए और हम आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है? पेप्सू। दोस्तों क्या बोल रहा है आगे? आगे में क्या है? पेप्सू। पेप्सू का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। दोस्तों कौन है? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क्या बोला है? पंजाब राज्य का पुनर्गठन सह आयोग की सिफारिश पर हुआ दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा आपको, पंजाब राज्य का पुनर्गठन कौन आयोग पर हुआ है दोस्तों? शाह आयोग पर हुआ है दोस्तों, ठीक है। पंजाब राज्य का पुनर्गठन कौन आयोग पर हुआ है? शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ है दोस्तों, ठीक है। पेप्सू, पेप्सू के 4 भागों में टूट गया दोस्तों। पेप्सू जो है कितने भागों में टूट गया है? 4 भागों में। पेप्सू का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन हुआ दोस्तों। पेप्सू कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में तोड़ा गया है, ठीक है। चलिए हम चारों भाग देखते हैं। पहला, पहला में क्या है दोस्तों? पहला में क्या है? हिमालय। हिमालय से क्या बना है? हिमाचल प्रदेश। क्या बना है दोस्तों? हिमालय से हिमाचल प्रदेश। दूसरा में क्या है? हिंदी। हिंदी से कौन बना है? हरियाणा राज्य बना है दोस्तों। हिंदी से कौन बना है? हरियाणा। 3 में कौन है? पंजाबी। पंजाबी से कौन बना है दोस्तों? पंजाब। कौन बना है? पंजाब। चौथा में कौन है दोस्तों? यूटी। यूटी से कौन बना है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या बना है दोस्तों? चंडीगढ़ बना है। पेप्सू को 4 राज्य में टूटा है तो कौन कौन बना है? एक बना है हिमाचल प्रदेश, एक बना है हरियाणा, एक बना है पंजाब और कौन कौन बना है? चंडीगढ़। इसका भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है? इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य था, 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार जो है भारत एक विशाल साम्राज्य जो क्या हुआ? सिमट कर इतने में ही रह गया और कितना बना? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य था दोस्तों। पहले केंद्र में कितना था? 29 राज्य था, ठीक है, तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया दोस्तों। लेकिन क्या क्या? जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, ठीक है। और क्या बोल रहे? छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए दोस्तों। क्या बन गए? 28 राज्य बच गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई दोस्तों, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना देने से की संख्या 9 से हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। लेकिन एक डिसीजन क्या लिया गया? दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इन्हें एक कर दादर नगर हवेली कर दिया गया दोस्तों। उन्हें क्या क्या किया? दोनों अलग अलग था ना, इसको क्या किया? एक करके और दादर नगर हवेली कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है? तो अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। क्या है अब वर्तमान में जो है ना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों? भाग मेरा 2 हो गया। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, ठीक है। भाग 2 देखते हैं दोस्तों। भाग दो में क्या बोला? नागरिकता। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है दोस्तों। क्या बोल रहा है? कोई भी देश, देखिए यहाँ पर क्या बोला? टॉपिक भाग 2 यानी भाग 3 है दोस्तों। क्या है? कोई एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे तीसरा है। और क्या बोल रहा है? भाग 2 में क्या है दोस्तों? नागरिकता, जिसे क्या कहते हैं? सिटीजनशिप बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं दोस्तों। पहले बोलता है नागरिकता। नागरिकता होता क्या है, ठीक है। चलिए हम पहले वो पढ़ते हैं। क्या बोलता है? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, 3 अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है, ठीक है। भारत में एक ही नागरिकता, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं। केवल क्या है दोस्तों? हम देश का नागरिक है, ना कि राज्यों का नागरिक है, बल्कि नहीं है, बल्कि निवास है। राज्य के नागरिकों का नहीं, बल्कि निवासी है, ठीक है दोस्तों। राज्य का हम क्या है? निवासी है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या बोल रहा है? भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा भारत में जो है नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है क्या? नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था दोस्तों। पूछेगा नागरिकता का जो पहला विवरण जो है किसने दिया है? अरस्तु ने दिया था दोस्तों, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है।
और भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है दोस्तों। क्या है? भारत की नागरिक 1955 किस पे? 1955 के अधिनियम पर आधारित है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए आगे आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्या बोला? नागरिक होने के कारण जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है और गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप लोग भी इसको याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों अनुच्छेद 5 दोस्तों क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 5 में बोल रहा है संविधान द्वारा प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा है अनुच्छेद 5 में? संविधान द्वारा प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 6 देखते हैं। छठा अनुच्छेद अनुच्छेद 6 में क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 6 देखते हैं। बोला पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता किंतु क्या बोला? पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता किंतु यदि यह वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या बोला? पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत में आएगा ना, अगर संविधान बनने के बाद में आएंगे तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, परमिट रूल लागू 19 जुलाई 1948 को दोस्तों हुआ है। क्या बोला? परमिट रूल। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। बोलेगा परमिट रूल लागू कब हुआ है दोस्तों? तो 19 जुलाई 1948 को हुआ है। कब हुआ है? परमिट रूल लागू कब हुआ? 19 जुलाई 1948 को हुआ है। आप लोग भी इसको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला में क्या बोला है दोस्तों? अनुच्छेद 7 में क्या बोला है? स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी दोस्तों। क्या बोला संविधान अनुच्छेद 7 में बोला है? स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। आगे में क्या बोल रहा है? आगे अनुच्छेद अभी हम 7 में बोल दोस्तों। बोला अनुच्छेद 7 में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा दोस्तों। क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 7 में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा दोस्तों। ठीक है, किंतु यदि वह अस्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया है तो उसको नागरिकता के संबंध में यह नियम लागू होंगे दोस्तों। क्या होगा? यह नियम लागू होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला मेरा? अनुच्छेद 8 हम 8 पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 8 क्या बोल रहा है? विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों? अनुच्छेद 8 में क्या बोल रहा है? विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 9 जो है उसमें क्या देखते हैं क्या बोलता है? क्या बोला? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी दोस्तों। अगर आप विदेशी नागरिकता ले रही है तो क्या होगा? भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, अनुच्छेद 9 में बोल रहा है ये। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद 10 देखते हैं। अनुच्छेद 10 क्या बोल रहा है दोस्तों? अनुच्छेद 10 में बोल रहा है क्या? भारत की नागरिकता बनी रहेगी। भारत का नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोध कार्य नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोला? अनुच्छेद 10 में बोला भारतीयों को नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 11 में क्या बोल रहे हैं? महत्वपूर्ण आर्टिकल है। क्या बोल रहा है? नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है दोस्तों। क्या बोलेगा? नागरिकता का संबंधित कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है दोस्तों। इंपोर्टेंट अनुच्छेद कौन है? 11 में क्या बोल रहा है? नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी किसका है दोस्तों? गृह मंत्रालय को दी गई है। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। आगे में बोल रहा है नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट कब आया दोस्तों? 1955 में आया है। ठीक है,
बोला नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट जो है कब आया है 1955 में आया है। क्या बोल रहा है, इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियाँ है दोस्तों। क्या बोला, नागरिकता अधिनियम एक्ट कब आया है 1955 में आया है। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ तथा नागरिकता को समाप्त करने की कितनी विधियाँ हैं, 3 विधियाँ बताई गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं तीनों कौन कौन है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं तीन को। तब तक के लिए दोस्तों जो मेरा चैनल पर नए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आप तक कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्या बोलता है, नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, कितना विधियाँ है, बोला नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, कौन कौन विधि से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत का नागरिकता। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ है दोस्तों। कितना विधियाँ है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ है, 5 विधियाँ हैं। चलिए ठीक है, पहला देखते हैं। पहला क्या बोला, जन्म के आधार पर 1986 में आया दोस्तों। क्या बोला, जन्म के आधार पर 1986 बोला है। संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तब। क्या बोला दोस्तों, बोला जन्म के आधार, पहला क्या बोला, जन्म के आधार पर। कब, 1986 में बोला। संविधान लागू होने के बाद, संविधान जब लागू हो गया, जब से संविधान बन गया, तब भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तब दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे। इसका एग्जाम्पल क्या बोला, एग्जाम्पल में बोल रहा है क्या, हम सभी को इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है, और हम सभी को इसी विधि द्वारा क्या हुआ है, नागरिकता प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, 5 विधि में एक विधि देख लिए, दूसरा विधि क्या बोलता है दोस्तों, बोला भाषा के आधार पर 1992, भाषा के आधार पर क्या है दोस्तों, वंश के आधार पर। कब है, वंश के आधार पर 1992 बोल रहा है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी दोस्तों। वंश के आधार पर क्या बोल रहा है, 1992 में क्या बोल रहा है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो दोस्तों। क्या बोला, वंश के आधार पर जो 1992 में बोला गया है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता या पिता या दोनों में से कोई एक भारत का क्या हो, नागरिक हो दोस्तों। एग्जाम्पल क्या बोला है, शिखर धवन का बच्चा सानिया मिर्जा का बच्चा है दोस्तों। क्या बोला, शिखर धवन का बच्चा और सानिया मिर्जा का बच्चा जो है उसको भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा में दोस्तों क्या बोल रहा है, देखते हैं। ठीक है, तीसरा बोला पंजीकरण, जिसको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पंजीकरण जिसे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन बोला। इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा दोस्तों। पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन द्वारा इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कितना साल भारत में रहना पड़ेगा, 7 साल रहना पड़ेगा। इसी विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। देखा है, अगर आप पंजीकरण द्वारा अगर भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो कितना साल रहना पड़ेगा आपको भारत में, 7 साल। कितना साल, 7 साल। ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं चौथा में क्या बोला दोस्तों, देशीकरण। चौथा क्या बोला है, देशीकरण क्या दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो और वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रहा हो तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दी जाती है दोस्तों। क्या बोला, देशीकरण क्या बोल रहा है, देशीकरण में क्या हुआ है, वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो और वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रहा हो तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दी जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल में मदर टेरेसा, भारत की नागरिकता इसे दी गई है दोस्तों। किसको, भारत के नागरिकता मदर टेरेसा को दोस्तों। ठीक है, चलिए हम पाँचवा देखते हैं, पाँचवा विधि क्या बोलता है। पाँचवा में क्या बोला, अर्जित भूमि। क्या बोला, अर्जित भूमि, किसी विदेशी राज्य को भारत मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी दोस्तों। क्या बोल रहा है,
किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता बांग्लादेश परगना जिले को नागरिकता है दोस्तों, जिले को नागरिकता। क्या बोला, अर्जित भूमि। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम, जैसे में क्या है, सिक्किम भारत का विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को दे दी गई नागरिकता। बांग्लादेश के परगना जिले को भी नागरिकता मिला है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे तो क्या है, रिमार्क, जिससे क्या बोलते हैं हम, नोट। रिमार्क मेरा क्या बोल रहा है, बोलता है क्या, नागरिकता में पहला 1986 ईस्वी में, दूसरा 1992 ईस्वी में, तीसरा 2005 ईस्वी में, चौथा 2015 ईस्वी में और पाँचवा 2019 ईस्वी में संशोधन किया गया है दोस्तों। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखना दोस्तों। क्या बोला है, नागरिकता पहला कब हुआ है 1986 में, दूसरा संशोधन कब हुआ 1992 में, तीसरा कब हुआ 2005 में, चौथा कब हुआ 2015 ईस्वी में और पाँचवा कब हुआ है दोस्तों 2019 ईस्वी में संशोधन किया गया है। बोलेगा नागरिकता में कितना संशोधन हुआ है दोस्तों, 5 संशोधन हुआ है। आप लोग याद रखिएगा कब कब, एक पहला हुआ 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2005 में, चौथा 2015 में और पाँचवा 2019 में दोस्तों। इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या बोलता है, NRI क्या होता है, नॉन रजिस्टेंट इंडियन, ठीक है। नॉन रजिस्टेंट इंडिया क्या होता है, NRI। क्या बोल रहा है, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वह NRI कहलाएगा दोस्तों। क्या बोलता है ना, NRI क्या होता है, जो पहले भी चर्चा में था। क्या बोलता है, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है या विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया है तो उसे NRI कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे में क्या बोला दोस्तों, ओवरसीज क्या होता है, जिसे बोलते हैं नागरिकता, ठीक है। ओवरसीज मतलब क्या, नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मण सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। नागरिकता में जो है इसे 2005 में लक्ष्मण सिंघवी की समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है दोस्तों। जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है, इसे नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत में आ सकता है, उसे वीज़ा आजीवन मान्य रहता है दोस्तों। क्या बोलता है, ओवरसीज में क्या होता है, नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मण सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है और जो विदेशी नागरिकता ग्रहण करने के लिए इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत में आ सकता है और उसका वीज़ा आजीवन मान्यता रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन, अगला जो है टॉपिक जो है वो क्या बोल रहा है, आगे क्या बोलता है दोस्तों, नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्त, ठीक है। नागरिकता समाप्त होने कितना शर्त है दोस्तों, 3 शर्त है। कौन कौन, चलिए हम पहला देखते हैं। पहला बोल रहा है क्या, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसके भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। बोला यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। दूसरा में क्या बोल रहा है, यदि भारत की नागरिकता अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी दोस्तों। क्या बोला, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता को अपनी इच्छा अनुसार छोड़ देता है तो उसे नागरिकता समाप्त हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए हम तीसरा देखते हैं। आगे तीसरा में क्या बोल रहा है, आगे तीसरा बोल रहा है कि सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे और पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए। तो क्या होगा दोस्तों, भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। क्या बोल रहा है, सरकार उसी व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे और पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए, उसे क्या होगा, भारत का नागरिकता दोस्तों समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या, वीज़ा। आप लोग सुनते होंगे वीज़ा, कोई भी देश जाने के लिए क्या होता है, वीज़ा या पासपोर्ट की जरूरत पड़ता है। वीज़ा क्या है दोस्तों, वीज़ा क्या होता है देखते हैं, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इसी अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं दोस्तों। वीज़ा क्या होता है, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही हम वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं दोस्तों, बिना वीज़ा का हम किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
एक होता है, क्या होता है, पासपोर्ट। आप लोग सुनते होंगे जो पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है देखते हैं। बोला है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं दोस्तों। पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट बोल रहा है कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। एम्बेसडर आप लोग नाम सुनते होंगे। एम्बेसडर, एम्बेसडर जो है ना, एम्बेसडर क्या होता है, दिल्ली देखते हैं, जिसके क्या बोलते हैं, राजदूत। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। राजदूत मतलब क्या होता है, प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता है दोस्तों। राजदूत जिसका एम्बेसडर क्या होता है, राजदूत प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकार को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के कोई राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया दोस्तों। यह व्यवस्था जो है किसके तहत व्यवस्था किया गया है, वियना समझौता के तहत किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखना। ठीक है, बोला राष्ट्रमंडल में देशों के राजदूत को उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर कहा जाता है दोस्तों। क्या होता है, राजदूतों को उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे में क्या बोला दोस्तों, राष्ट्रमंडल देश। आगे क्या है, राष्ट्रमंडल देश। वैसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं दोस्तों। राष्ट्रमंडल देश क्या है, वैसे दो देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उसे उन्हें हम राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इनकी संख्या 53 है दोस्तों। ठीक है, मतलब 53 को देश क्या थे, इंग्लैंड के गुलाम थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। क्या बोलता है, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, लंदन में। इसको भी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष महाराज चार्ल्स तृतीय है दोस्तों। कौन है, कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन में है। इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, चार्ल्स तृतीय है। इस बिल्ली को भी आप लोग भी इसको याद रखना। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है, आगे में बोला महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया दोस्तों। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी क्या किया दोस्तों, नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नोट में क्या बोल रहा है। अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था दोस्तों। अमेरिका भी किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था, किंतु इसे कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। किंतु दोस्तों इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली, किसने, अमेरिका ने। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, एगो होता है, आगे में क्या बोलता है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, CA क्या होता है दोस्तों, CA क्या होता है, सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम दोस्तों। क्या होता है, CA क्या होता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या है, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले अब पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की गई दोस्तों। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। आगे में क्या है दोस्तों, आगे अगला छोटे में क्या बोल रहे हैं। आप लोग वीडियो देखने में कैसा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैकी इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे दोस्तों क्या बोल रहा है, 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया दोस्तों। कब क्या गया, CA कानून कब लागू हुआ है, 20 दिसंबर 2019 को वो पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए वो देखते हैं NRC आप लोग भी नाम सुने होंगे। NRC क्या होता है दोस्तों, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। क्या होता है दोस्तों, NRC का फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, मतलब राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर।
क्या होता है, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है दोस्तों। क्या बोलता है, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनमें उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक वैध नागरिक है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए दोस्तों। क्या बोला, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप क्या कहा था कि आप एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाएगी दोस्तों। क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप एनआरसी लाइए, जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाए। ठीक है, 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगे हैं दोस्तों। 2000 कब बना है, एनआरसी का रजिस्टर कब बनने लगा है, 2015 में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है दोस्तों। एनआरसी में क्या हो रहा है, रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके 4 माह के समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भी 30 में से कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है ना, आपको 4 माह को समय दिया जाएगा। ठीक है, आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप 4 माह के अंदर में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आप ला सकते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आपको साबित नहीं कर पाता है तो आपको हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है, आगे में क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है क्या, एनपीआर। एक क्या है, एनपीआर। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। क्या है, तो एनपीआर का फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर दोस्तों। एनपीआर देश की निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया, तैयार किया गया। आपका परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा जिससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के माध्यम जनसंख्या सही आंकड़ा मिलेगा दोस्तों। एनपीआर के माध्यम से क्या होगा, जनसंख्या का सही आंकड़ा मिलेगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तब तक मिलते हैं। आगे में क्या बोला, आगे देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में क्या होगा। आगे पढ़े हम चैप्टर नंबर 4 भाग 3 जिसे क्या बोलते हैं, मूल अधिकार, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना अपने दोस्तों के पास में ना भूलेगा दोस्तों। तब तक ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।